का ट्रंप का आयातों पर नए टैरिफ का ऐलान हुआ है। ट्रंप की नई टैरिफ नीति भारतीय शेयर बाजारों पर असर डालेगी। भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला है। सेंसेक्स 1500 अंक से अधिक लुढ़क गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। ट्रंप की नई टैरिफ नीति भारतीय शेयर बाजार पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है, जहां पर भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला है। बाजार में बड़ी उथल पुथल देखने को मिली है। सेंसेक्स 1500 अंक से अधिक लुढ़क गया है। बड़ा असर ट्रंप की नई टैरिफ नीति का पड़ा है भारतीय शेयर बाजार में। खास तौर पर देखिए, टैरिफ की समीक्षा की जा रही है, लेकिन उससे पहले यहां पर जो शेयर बाजार आज जब खुला ट्रंप की आयात नीतियों के बाद, उसके बाद जो है बड़ा असर देखने को मिला है नई टैरिफ नीति को लेकर भारतीय शेयर बाजार पर। और जो सेंसेक्स है वो काफी ज्यादा नीचे गिर गया है। भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुला है और कहीं ना कहीं सेंसेक्स 1500 अंक से अधिक लुढ़का है, जिस वजह से जो शेयर मार्केट में काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय बाजार में भी इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। देखिए, ट्रंप ने नई टैरिफ नीति लॉन्च की है, जिसमें हर एक देश को अलग अलग हिसाब से बांटा गया है और अलग अलग परसेंट के हिसाब से ये टैरिफ नीति लॉन्च की गई है। टैरिफ की समीक्षा में जुटी भारत सरकार। रेसिप्रोकल टैरिफ को मॉनिटर किया जा रहा है। भारत की सरकार इस टैरिफ को मॉनिटर कर रही है। टैरिफ की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। मोदी सरकार ने टैरिफ को लेकर कंट्रोल रूम बनाया है। अमेरिकी टैरिफ पर निगरानी के लिए यह कंट्रोल रूम बना है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। टैरिफ की समीक्षा में इस वक्त भारत सरकार जुट गई है और मोदी सरकार ने टैरिफ को लेकर कंट्रोल रूम बनाया है। ये जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर अमेरिकी टैरिफ पर निगरानी के लिए यह कंट्रोल रूम बनाया गया है। रेसिप्रोकल ट्रैफिक को मॉनिटर किया जा रहा है और इस टैरिफ की समीक्षा में भारत सरकार इस वक्त जुट गई है। रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर जो है एक कंट्रोल रूम बनाया गया है मोदी सरकार के द्वारा। और क्योंकि आज जिस तरीके से शेयर बाजार, जब भारत का बाजार ओपन हुआ तो यहां पर भी सेंसेक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस नई टैरिफ नीति को लेकर काफी ज्यादा बाजार में हलचल देखने को मिल रही है। अब क्योंकि रेसिप्रोकल ट्रैफिक को मॉनिटर किया जा रहा है और तो देखिए, ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है और ट्रंप ने ब्रिटेन पर 10 और ब्राजील पर 10% है। चीन पर 34%, यूरोपीय संघ पर 20% टैरिफ लगाया है। जापान पर 24% टैरिफ है तो इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ लगाया है। जैसे को तैसा टैक्स लगाया है कई देशों पर ट्रंप की ओर से। अब ऐसे में भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है और इस टैरिफ को लगाने के बाद से कहीं ना कहीं जो भारतीय बाजार है उसमें सेंसेक्स में बड़ी गिरावट आई है। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love maybe, but they all understand. They're ripping us off. और चलिए, बड़ी खबर आज राज्यसभा में पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल। दोपहर 1 बजे राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हो सकता है और इसके बाद उस बिल पर चर्चा होगी। कल देर रात 2 बजे लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। वक्फ बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े और विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं। लोकसभा में विपक्ष के सभी संशोधन खारिज कर दिए गए हैं। तो आज महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज राज्यसभा में पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल। ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है। दोपहर 1 बजे से चर्चा इस पर संभव है। सूत्रों के हवाले से खबर है आज राज्यसभा में इसे पेश किया जा सकता है। लेकिन कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था
कल 12 बजे से इस पर चर्चा शुरू हो गई थी और रात के 12 बजे तक ये चर्चा जारी थी। कई सांसद बीजेपी की ओर से इस बिल पर चर्चा के लिए पहले से उनके नामों का ऐलान किया गया था। किरण रिजिजू ने इस बिल के बारे में पूरी तरीके से समझाया कि इस बिल में क्या कुछ नए प्रावधान रखे गए हैं। उसके बाद विपक्ष ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया और इसके बाद जब 12 बजे के बाद इसमें वोट डाले गए, वोटिंग हुई, तो 288 वोट पक्ष में पड़े, 232 वोट विपक्ष में पड़े। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो पक्ष में क्योंकि बहुत अधिक वोट थे 288, ऐसे में ये बिल पास हो गया लोकसभा से। और इस दौरान किरण रिजिजू को मंत्री जो हैं बधाई देते हुए भी नजर आए थे। अगर बात करें तो इस विपक्ष ने इस बिल का काफी ज्यादा विरोध भी देखने को मिला था। देखिए, कल 12 घंटे तक मैराथन बहस इस पर रही थी। वक्फ बिल में क्या कुछ नया किया गया है, उन सभी विषयों पर चर्चा की गई है। किस तरीके से बदलाव किए गए हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा की गई। हम 3 तस्वीरें आपको कल की दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, रात 12 बजे तक मैराथन बहस रही, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी बात रखी। अमित शाह ने इस बिल को लेकर बताया और उसके बाद देर रात इसको लेकर वोटिंग हुई। 12 बजे के बाद वोटिंग हुई। रात 2 बजे तक कल संसद की कार्यवाही चलती रही और उसके बाद वोटिंग के बाद पक्ष में वोट 288 पड़े और इससे साफ जाहिर हो गया कि ये जो बिल है वो पास हो गया है, क्योंकि पक्ष में वोट अधिक पड़े थे। और उसके बाद बिल पास होने के बाद मंत्री किरण रिजिजू को बधाई देते हुए अन्य केंद्रीय मंत्री नजर आए। देखिए, लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर पक्ष विपक्ष में अपनी अपनी दलीलें पेश की गई। किसी ने कहा कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है, किसी ने इसे मुसलमानों का हक छीनने वाला बताया, तो किसी ने कहा कि ये सरकार की मनमानी है। लेकिन सरकार की ओर से अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बिल को समझने के बाद विरोध करने वालों का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ से संपत्ति जीतकर ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है। और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण। प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है आपका, बैठिए आप। ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है। जो लोग इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे बोलने वालों के साथ आप लोग खड़ा रहते हैं। हाथ में संविधान पकड़ने से कुछ नहीं होता है, संविधान का स्पिरिट के साथ जीना पड़ता है। भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर, माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। माननीय केरल में सर, केरल में ये कहते तो हैं ये वायनाड के बेटे हैं, बेटी हैं, लेकिन वहां पे भी वक्फ का कहर जारी है सर। पापी वोट बैंक का सवाल है। आप वायनाड में भी चुप रहते हो, कुछ करते नहीं हो, और वायनाड का रहनुमा कहने वाली आज गायब है। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। मैं आज सीना ठोक के कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में यदि मुसलमान सर्वाधिक सुरक्षित कहीं है तो उस देश का नाम भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है। जिस पार्टी की सारी पॉलिटिक्स ही हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन पे डिपेंडेंट है, जिसकी सारी राजनीति ही है पाकिस्तान, मुसलमान, खालिस्तान, आज इनको इतना दर्द कहां से आ गया कि हमारी मुसलमान बहनें, हमारे मुसलमानों का पैसा वो सही लग जाए। मोदी जी के नेतृत्व में अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी जिसने वक्फ की प्रॉपर्टी को बैठते थे और यहाँ से अपनी सिंपत्ति जीतकर।
और वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अलग अलग पार्टियों के मुस्लिम सांसदों ने अपनी अपनी बातें रखी। जल्दी से आपको सभी मुस्लिम सांसदों का बिल पर रिएक्शन दिखाते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। बैठिए आप। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान दुश्मन नहीं है, इस देश का मुसलमान वफादार है, इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश का विकास चाहता है। और हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में इस देश को आजाद कराने के समय अपनी जान माल की कुर्बानियां देकर के साबित किया था। आपको शांति से सुनने के बाद आप अपना बात रखिए। अध्यक्षों ने मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। हमें सौगातें मोदी मिली, हमें सौगातें मोदी में ईद की समैयां नहीं चाहिए, हमें सौगातें मोदी में शिक्षा दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी में रोजगार दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी के अंदर मोहब्बत दे दीजिए। ये जो गोलियां छातियों पर लगती है ये मारना बंद करा दीजिए। हमें सौगातें मोदी में ये कानून देने का काम कर दीजिए। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्त तरमीम बिल पेश किया गया है ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी है बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। देश के बहुसंख्यक तबके का तो रिजर्वेशन ये सरकार खा गई, और उत्तर प्रदेश के और भारतवर्ष के अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़ों का इतना दर्द है, ये तो समझ में बात नहीं आती। हमने कितने अस्पताल बनाए वक़्फ़ से, हमने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई वक़्फ़ से, हमने क्या किया वक़्फ़ से, हमने कितने कॉलेज और स्कूल बनाए, ये सोचने की बात है। और बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़ी बातें कही हैं। अमित शाह ने कहा कि बिल पर विपक्ष ने मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया, जैसा उन्होंने नागरिकता कानून के दौरान किया था। अमित शाह ने कहा कि कानून संसद से बन रहा है और इसे सभी को मानना पड़ेगा। भाई करने थोड़ा शांत हो जाइए। ये 26 के कारण डरे हुए हैं और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में, 25 में जो चुनाव है इसके कारण डरे। मान्यवर भाई बैठो। मान्यवर बैठ जाइए। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सिखाएंगे। मान्यवर यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन ने भाषण किया है एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ फैलाया इन्होंने। योगदान था वक्फ बोर्ड का, वो 7% से घटाकर 5% कर दिया। मान्यवर अब ये जो कह रहे हैं ये मुसलमान भाइयों के हित में कह रहे हैं, जिसका विरोध कर रहे हैं, या अहित में? अगर 7 से 5% हमने कम किया तो ये कहां जाएगा? वो वक्फ में रहेगा। वक्फ बोर्ड का कम किया है। जो मस्जिद चल रही है उसको हमने 2% बढ़ाया है। ये उल्टा समझ रहे हैं मान्यवर। ये बिल जमीनों की सुरक्षा
प्रदान करेगी मान्यवर। किसी की जमीन अब घोषणा मात्र से वक्फ नहीं बनेगी, उसको प्रोटेक्शन मान्यवर पुरातत्व विभाग और एएसआई की जमीन को हम सुरक्षा देंगे। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी नेता लालू यादव को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। लालू यादव की तबीयत बुधवार को अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पहले पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति में थोड़ी सुधार आने के बाद उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया है। तो कल पटना से दिल्ली रेफर किया गया था। दिल्ली जाने से पहले उन्हें पारस अस्पताल में एडमिट करवाया गया। दिल्ली एम्स में लालू यादव भर्ती हैं। डॉक्टर की निगरानी में उनका चेकअप किया जा रहा है और उनके हेल्थ को लेकर लगातार अपडेट लिया जा रहा है। दिल्ली एम्स में इस वक्त लालू यादव भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज जारी है। कई दिनों से उनके कंधे पर जो है जख्म था और हाथ पे जख्म था, उसकी वजह से उनका फीवर भी काफी ज्यादा था और लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे थे डॉक्टर वगैरह, और पता चला कि बीपी जो है बहुत लो रह रहा है। और जब बाद दिल्ली उनको एम्स में ले जाना था तो पता चला बीपी चेक हुआ तो अचानक से जो है बीपी जो है 88 और 44 हो गया था, काफी लो हो गया था। उनका किडनी का ट्रांसप्लांट भी हुआ है और हार्ट का भी सर्जरी हो रखा है, तो ये ज्यादा गहरा वुंड है, तो इसको ऑपरेट करके जो है एम्स में जो है निकाला जाएगा और फिलहाल आज जो है स्टेबल हो गए हैं। चैत्र नवरात्र का छठा दिन है और आज मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा हो रही है। मान्यता है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और इस दिन विधि विधान से मां दुर्गा की आराधना होती है। देवी दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में भारी भीड़ है। श्रद्धालु मां कात्यायनी के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में जय माता दी के जयकारे लग रहे हैं। तो दिल्ली का ये छतरपुर का मंदिर है, हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही विंध्यवासिनी मंदिर की भी तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मां की आराधना में इस वक्त सभी लोग जुटे हुए हैं। सुबह सुबह की आरती की ये तस्वीरें। आज छठा दिन है, आज मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है। इन 9 दिनों में मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री के साथ ये शुरुआत होती है। बुलेटिन में अब बात मां के उस चमत्कारी मंदिर की, जहां मुगल बादशाह औरंगजेब ने घुटने टेक कर माफी मांगी थी और दिल्ली से तेल भेजने का वादा किया था। तो चलिए जानते हैं इस बार 30 मार्च से शुरू हो रहे मेले में क्या खास रहा और क्या है जीण माता की कहानी। जहां चूर चूर हुआ क्रूर औरंगजेब का गुरु, उल्टे पांव भागने के लिए बादशाह हुआ मजबूर। औरंगजेब हाथ जोड़कर गलती की कबूल, माफी का हूं तलबगार, नहीं होगी अब कोई भूल। जहां तक नजर वहां तक आस्था का ज्वार, श्रद्धालुओं की कतार। तस्वीरें सीकर जयपुर रोड पर स्थित जीण माता मंदिर की। माता रानी का यह मंदिर हजारों साल पुराना बताया जाता है। हमारे पास में 7000 साल पुराना तक तो डाटा है या फिर लोक कथाएं हैं। कपिल मुनि हैं जिन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी, तो कपिल मुनि का जन्म 7000 साल पहले हुआ था। तो आप यहाँ पे कवरेज करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कपिल धार भी है। कपिल जी वो थे जो जहाँ पर भी तपस्या करते थे वहाँ पर पानी की कमी कभी नहीं आती थी। तो आसपास की जगह आप देखेंगे हर जगह खारा पानी है और यहीं पर मीठा पानी है। तो कपिल मुनि का ये स्थान है। 7000 साल पहले कपिल मुनि थे। उसके बाद अज्ञातवास में जब पांडव थे तो उन्होंने भी यहाँ पे आके मैया की सेवा की। सीकर के जीण माता मंदिर की गिनती देश के विख्यात सिद्धपीठों में होती है। मान्यताओं के मुताबिक चूरू में घांगू गांव के एक राजघराने में जीण माता का जन्म हुआ था। जीण माता अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी। यही स्नेह उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। एक बार जीण माता अपनी भाभी के साथ तालाब से पानी लेने गई।
पानी लेते समय भाभी और ननद में इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया कि हर्ष किससे ज्यादा स्नेह करता है। दोनों में ये निश्चय हुआ कि हर्ष जिसके सिर से पानी का मटका पहले उतारेगा वही उसका अधिक प्रिय होगा। भाभी और ननद दोनों मटका लेकर घर पहुंचे, लेकिन हर्ष ने पहले अपनी पत्नी के सिर से पानी का मटका उतारा, जिससे नाराज होकर जीण माता घर छोड़कर जंगल में तपस्या करने पहुंच गई। बहन को देख भाई हर्ष भी पहाड़ी पर तपस्या करने लगे। आज भी हर्ष पर्वत पर हर्ष भैरवनाथ का मंदिर है। भक्तों के लिए उत्तम व्यवस्था रहती है। यहाँ बहन भाई के प्यार और त्याग की कथा है कि इस तरह माता अपने भाई से नाराज होकर आवली पर्वत पर बैठकर तपस्या की, जो आज काजल शिखर के नाम से जाना जाता है। जीण माता के चमत्कार से औरंगजेब भी खासा प्रभावित था। दरअसल एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने शेखावाटी के मंदिरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। आसपास के लोगों ने परेशान होकर जीण माता से गुहार लगाई। माता ने अपने चमत्कार से औरंगजेब की पूरी सेना पर मधुमक्खियों की विशाल सेना छोड़ दी, जिससे परेशान होकर औरंगजेब की सेना को सिर पर पांव रखकर भागना पड़ा। मंदिर में जीण माता के मंदिर में जैसे ही वो आया तो सामने की कुछ मूर्तियां उसने यहाँ पर भी तोड़ी, मगर जैसे ही माता की मूर्ति की तरफ बढ़ा तो भंवरा मक्खी है, जो यहाँ पर मंदिर भी है भंवरा माता का, उसमें से भंवरा मक्खी पूरी सेना के ऊपर हमला कर दी। भाई तोप तलवारों का तो जवाब है, मगर जो मक्खियाँ हैं पूरे सेना पे अगर हमला कर देगी तो उसका कोई जवाब नहीं है। तो वो यहाँ नतमस्तक हो गया कि माता मैं तेरी शक्ति को मानता हूँ। यहाँ पे नतमस्तक होके जो अखंड ज्योत पहले से जलती हुई आ रही थी उसके अंदर उसने 1.25 मण घी 100 ml तेल शुरू करवाया दिल्ली दरबार से। और पुराने जो मुगल शासक थे वो गाजे बाजे के साथ में आते थे, तो उसने अपने गाजे बाजे के साथ में आया कि माता तेरी शक्ति के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर औरंगजेब को भी जीण माता के सामने नतमस्तक होना पड़ा। उसने उस वक्त जीण माता से क्षमा मांगी और मंदिर में जलने वाली अखंड ज्योति के लिए दिल्ली के दरबार से तेल भेजने का वादा किया। मंदिर में आज भी वही ज्योति अखंड रूप से जल रही है। मुगल बादशाह ने जीण माता की शक्ति के कारण ही उनके दरबार में चांदी का छत्र चढ़ाया था और माता की सेवा करने के लिए एक मुस्लिम परिवार को भी छोड़ा गया, जिसके वंशज आज भी जीण माता की सीढ़ियों को धोने और साफ सफाई का काम करते हैं। जीण माता की सीढ़ियाँ धोते हैं। जब औरंगजेब ने यहाँ के माता का चमत्कार देखा तो उन्हें हमारे दादा परदादा से उठाया गया और माता की हम सीढ़ियाँ धोते आ रहे और मैं मुस्लिम परिवार से हूँ। मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से ही कुष्ठ रोगी ठीक हो जाते हैं। मंदिर में भक्त स्वर्ण छत्र भी चढ़ाते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। नवरात्र में अच्छी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा रहेगी। यहाँ पे सब भक्त लोग आए और माता के नवरात्र में दर्शन करें। पानी की पूर्ति रहेगी यहाँ पे और माई का श्रृंगार हो रहा है। अभी तैयारियां चल रही है माता का डेकोरेशन का। अपने मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी है, जिसमें मंदिर का डेकोरेशन हो गया, फूलों का डेकोरेशन हो गया, माता रानी के जो श्रृंगार की व्यवस्था भी हो चुकी है। कलकत्ता से आई हुई पोशाक से फर्स्ट नवरात्रि को माता रानी का श्रृंगार होगा और 9 दिन माता रानी को फल फ्रूट का प्रसाद लगेगा। जीण माता धाम में 30 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र को लेकर प्रशासन ने कई अहम निर्णय लिए हैं। इस बार मेले के दौरान मुख्य पार्ट पर श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। भक्तों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और मंदिर परिसर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मंदिर ट्रस्ट और व्यवस्थापक मंडल ने यह फैसला किया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। सफाई कर्मचारी को अगर आयकर विभाग से 34 करोड़ के लेन देन का नोटिस आए तो जाहिर सी बात है कि उसके होश उड़ जाएंगे। आखिर क्या हुआ ये खेल, देखिए रिपोर्ट। पहले जूस बेचने वाले को 7 करोड़ 79 लाख रुपए का नोटिस मिला, फिर ताला कारीगर को 11 करोड़ से ज्यादा का नोटिस आया। अब सफाई कर्मचारी को करीब 34 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। तीनों ही मामले अलीगढ़ से हैं। जब से आयकर विभाग ने करोड़ों का नोटिस घर में भेजा है, इन लोगों की नींद उड़ी हुई है। सबका यही कहना है कि करोड़ तो केवल सुना है, देखा कभी नहीं, तो आखिर कैसे उन्हें करोड़ों का नोटिस मिल गया। अलीगढ़ के चंडौस में एक बैंक में सफाई कर्मचारी करण कुमार वाल्मीकि को करीब
34 करोड़ के लेन देन पर नोटिस आया है। करण का कहना है कि वो खुद संविदा कर्मी के तौर पर काम करते हैं, कमाई कुछ हजारों में है। ऐसे में इनकम टैक्स का नोटिस आना समझ से बाहर है। उनका परिवार भी टेंशन में आ गया है। ये हमने जनसेवा केंद्र वाले हैं उनसे राय ली, ठीक है, कई बार, और फिर हम कल ही आयकर विभाग ऑफिस भी गए जी, तो उन्होंने बताया कि हमारा कोई कुछ नहीं है, हम तो जी वहाँ दिल्ली से आया हमारे पास जी, तो हमने आपके पास भेज दिया ये जी, तो वहाँ पे भी मिलके आए, उन्होंने बोला कि पोर्टल पे डालिए, FIR करिए जी। अब कल हमने मेल तो पढ़ दिया है जी, एप्लीकेशन लिखवा करके जी, कि हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता हमारे पैन कार्ड का कहाँ मिसयूज हुआ है जी। वहीं हाल ही में अलीगढ़ में ताले का स्प्रिंग बनाने वाले कारीगर को आयकर विभाग से 11 करोड़ 11 लाख का नोटिस मिला था। नौरंगाबाद इलाके में रहने वाले कारीगर का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। नोटिस मिलने के बाद कारीगर का परिवार सदमे में है। योगेश किराए के मकान में रहता है, किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करता है। पत्नी को टीबी की बीमारी है। उसका कहना है कि बिल ना भरने की वजह से बिजली भी कट गई है। सुन करते खाना वाना दोनों मियाँ बीवी का सब बंद है कल से। अब भाव जी चल रहा है, मैं मातम हो गया घर में, इस तरह का चल रहा है माहौल में घर में इस वक्त। अब किसी से सलाह ली, वकील से सलाह ली, तो पैसे 100 रुपए भी नहीं दूध फीस के। अब करण और योगेश जैसे लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें जल्दी न्याय मिलेगा। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट।